हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैमा वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए अग्निवीर जीडी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं। इससे पहले के 3 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जबकि गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है, वो आपका श्रीगुप्त है। जब आपसे पूछा जाए कि संस्थापक कौन है तो श्रीगुप्त है। जब आपसे पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन है तो चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में क्या जानकारी लेते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। ठीक है। और इसके बाद समुद्रगुप्त ने एक प्रयाग प्रशस्ति बनवाया था, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। ये क्या है, ये आपका एक अभिलेख ये लिखवाया था। ये किससे लिखवाया था, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उनका नाम था हरिसेन। ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति किस राजा के बारे में है, तो समुद्रगुप्त के बारे में। और किसने लिखा लिखा था ये आपका लिखा था हरिसेन ने लिखा था। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इनके दरबार में कौन थे, नवरत्न थे। नवरत्नों में ही कौन शामिल थे, तो कालिदास शामिल थे। ठीक है। आपसे पूछा जाता है कालिदास किसके दरबार में थे, तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। पहला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक चमकीला ग्रह है, शुक्र है, बुध है, शनि या फिर पृथ्वी। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 3 प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बता रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, सॉरी उपराष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम या फिर देवी लाल। तो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं हम, राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे है, तो वह है आपकी गुजरात में केवड़िया स्थान पर। केवड़िया स्थान है गुजरात में, वहां पर है। उस मूर्ति का नाम क्या है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। कितनी ऊंची, कितने मीटर ऊंची है, 182 मीटर, 182 मीटर ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि NAEP का पूर्ण रूप क्या है। तो NAEP का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम ये क्या है, इसकी शुरुआत 1980 से हुई थी। और इसमें 15 से लेके 35 साल तक के बच्चे, सॉरी बच्चे नहीं, 15 से लेके 35 साल तक के लोगों को क्या है, शिक्षा दी जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। ठीक है, 1980 में। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिए। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1980 में नहीं हुई थी, 1978 में हुई थी। ठीक है, 1978 में हुई थी। और इसमें जो एज है वो कितनी है, 15 से 35 साल तक। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर बैडमिंटन से। तो आगा खान कप का संबंध किससे है, हॉकी से है। ठीक है, हॉकी संबंध और कप कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पे नोट कर लीजिए। एक तो ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी। दूसरा है आपका, देखिए दूसरा क्या है आपका, अजलन शाह कप। अजलन शाह कप का संबंध भी किससे है, हॉकी से है। और आपका क्या है, आगा खान तो हो गया आपका, अजलन शाह कप का संबंध भी किससे है, हॉकी से। बैडमिंटन के बारे में और कप क्या है, बैडमिंटन कप का नाम क्या है, तो देखिए ओवीर कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। थॉमस कप का संबंध किससे है, थॉमस कप की संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। ठीक है। उसके बाद फुटबॉल के कप कौन कौन से हैं, तो आपका संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी। और दूसरा है आपका डूरंड कप, डूरंड कप। उसके अलावा एक फीफा वर्ल्ड कप भी होता है, वो भी किसका संबंध है, फीफा वर्ल्ड कप का संबंध भी किससे है, वो भी आपका फुटबॉल संबंध है। क्रिकेट की कुछ ट्रॉफी हैं वो भी आप नोट कर लीजिए, जैसे कि आपकी विजय हजारे ट्रॉफी होगी, विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है। उसके बाद में आपका सुल्तान, सॉरी सैयद मुश्ताक ट्रॉफी,
सैयद मुश्ताक ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, ठीक है। उसके अलावा बाद में ईरानी ट्रॉफी है, देवदत्त ट्रॉफी है और आपकी सीके नायडू ट्रॉफी, ये कुछ ट्रॉफी हैं जिनका संबंध किससे है? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? यानी राष्ट्रपति बनने से पहले उनको पुरस्कार मिल गया था। तो वो व्यक्ति कौन से थे? तो वो व्यक्ति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो ये उपराष्ट्रपति थे, उसी टाइम में इनको क्या मिला था? भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इनको पुरस्कार कब मिला था? 1954 में। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं और भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इनके जन्म दिवस को ही हम किसके रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा संजीव रेड्डी जो है ये आपके क्या है? पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। निर्विरोध चुने गए थे, पहले ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रुपए की परिवर्तनीयता का अर्थ है, क्या अर्थ है? रुपए के नोटों को सोने में बदलने का देना, विपणन बलों द्वारा रुपए के मूल्य को निश्चित कर देना, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपए को परिवर्तन कर देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रुपए की परिवर्तनीयता का अर्थ क्या होता है? कि रुपए एक मुद्रा से रुपए को दूसरी मुद्रा में चेंज कर देना। यानी ऑप्शन नंबर 6 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वो कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। जबकि पूरे विश्व में पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में देखिए क्या है कि इनको अभी 2024 में क्या है? भारत रत्न दिया गया है। 2024 में क्या है? भारत रत्न दिया गया है। और यदि हरित क्रांति के बारे में बात करें तो हरित क्रांति में सबसे ज्यादा किस फसल में फायदा हुआ था? तो वो फसल थी आपकी गेहूं की, ठीक है। सबसे ज्यादा किस फसल में फायदा हुआ था? वो गेहूं की फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप यही है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। सबसे पढ़ा लिखा महाद्वीप कौन सा है? यानी सबसे पढ़ा लिखा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। और सबसे कम पढ़ा लिखा यानी कि अंधकार वाला महाद्वीप किसको बोलते हैं? तो वो आपका अफ्रीका है, ठीक है। मानव का जन्म किस महाद्वीप में हुआ था? तो मानव का जन्म अफ्रीका महाद्वीप में ही हुआ था, ठीक है। मानव का जन्म किस महाद्वीप में हुआ था? तो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, नौका दौड़ का आयोजन किस द्वार पर किया जाता है? हरेला, ओणम, पोंगल या फिर नवरात्र? तो नौका दौड़ का जो आयोजन किया था वो ओणम त्योहार पे किया जाता है। और नौका दौड़ से जो संबंधित ट्रॉफी है वो कौन सी है? आपकी नेहरू ट्रॉफी, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी का जो मतलब नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौका दौड़ से है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी त्योहार हरेला त्योहार कहाँ का मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, उत्तराखंड में। पोंगल आपका तमिलनाडु में। और आपका नवरात्र तो पता ही है आपको, उत्तर भारत में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि ऐसा देश यहाँ पे देश का अपना कोई धर्म नहीं होता, बाकी व्यक्ति धर्म को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्र स्तर पर कोई धर्म नहीं होता, यानी सभी धर्मों को मान्यता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है? 193वां सदस्य कौन बना है? दक्षिणी सूडान बना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो शाहनामा पुस्तक किसकी है? तो आपकी फिरदौसी की है। और गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी हुमायूंनामा, ठीक है। इसके बाद यशपाल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? दादा कॉमरेड और झूठा सच इनकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद वन की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष, मदर टेरेसा, आचार्य नरेंद्र या फिर बाबा आमटे? तो आनंद वन की स्थापना किसने की थी? बाबा आमटे ने की थी। कहाँ पर की थी? वर्धा कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में, ठीक है। वर्धा पड़ता है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको न्यूटन का तृतीय नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का तृतीय नियम भी, थर्ड लॉ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं, देखिए क्या है। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो जब हम घड़ी में चाबी भर देते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा संग्रहित होती है। तो जब धीरे धीरे घड़ी चलती है तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में चेंज होती रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक म्यू मीटर निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो देखिए एक म्यू किसके बराबर होता है? एक म्यू बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। लेकिन आंसर किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर में। तो हम 100 का गुणा कर देंगे। जब हम 100 का गुणा करेंगे तो क्या पावर कितनी बचेगी? 10⁻4 बचेगी। ठीक है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर बचेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान नापा जा सकता है? तो देखिए विकिरण जो पायरोमीटर होता है वो अधिक तापमान नापने के काम आता है, यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक जो तापमान होता है उसको नापने के काम आता है विकिरण पायरोमीटर। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है। आपसे पूछा है किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस माध्यम में सर्वाधिक होता है। जवाब में ध्वनि का वेग कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, निम्न में से कौन सा यंत्र दिशा सूचक है? तो दिशा सूचक यंत्र कौन सा होता है? कंपास होता है, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा सीस्मोग्राफ किस काम आता है? तो ये भूकंप की तीव्रता नापने काम आता है। भूकंप की तीव्रता किस पर नापी जाती है? रिक्टर स्केल पर नापी जाती है। ठीक है, रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। इलेक्ट्रोमीटर किस काम आता है? दूध की शुद्धता नापने का काम आता है। दूध की शुद्धता नापने के काम आता है आपका इलेक्ट्रोमीटर। उसके बाद थर्मामीटर किस काम आता है? ये आपका तापमान मापने काम आता है। तापमान मापने के काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉयल का नियम निम्न स्थिति में लागू होता है। तो देखिए बॉयल का नियम क्या होता है कि V प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है, यानी कि निश्चित दाब और ताप पर आयतन जो होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, ये नियत दाब पर नहीं होता, नियत ताप पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी टेम्परेचर जब आपका क्या होता है? फिक्स रहता है, तो उस टाइम पे जब आयतन जो होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसमें दाब तो आया हुआ है, तो ये दाब तो होगा नहीं। ये वाला कुछ मतलब जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गैस अणुओं में से किसमें सबसे बड़ा माध्य युक्त पथ है? O2 में, N2 में, या फिर हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन में? तो सबसे बड़ा मुक्त पथ किसमें है? तो ये आपका हाइड्रोजन में है। माध्य मुक्त पथ क्या होता है कि जब किसी गैस के दो अणु होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं तो इनके टकराने के बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए ये वाला मैं आपको पहले बता चुका हूँ 2-3 प्रैक्टिस सेट में, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु है एक, वायु क्या है? यौगिक है, विलयन है, मिश्रण है, फिर गैस है? तो वायु एक प्रकार का क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो जीन परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में होता है। जीन परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में। और डीएनए फिर फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एसिड, ये आपको ध्यान रखना है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए, चींटी के कितने पैर होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? तो चींटी कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। 3 जोड़ी पैर या फिर 6 पैर होते हैं। चींटी के अलावा कुछ और जानवरों के पैर आप नोट कर लीजिए जो भी बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए चींटी के अलावा आपका कॉकरोच है, कॉकरोच के भी कितने पैर होते हैं? तो देखिए मैं आपको अलग से लिख के दे देता हूँ, देखते हैं। देखिए यहाँ लिख देता हूँ, चींटी के अलावा कॉकरोच, कॉकरोच का भी पूछा गया है क्वेश्चन। कॉकरोच का खटमल, उसके अलावा तिलचट्टा, इन तीनों के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। जब ये बात करें मकड़ी, तो मकड़ी के कितने पैर होते हैं? मकड़ी के होते हैं 8 पैर। ठीक है, मकड़ी कितने होते हैं? मकड़ी के होते हैं 8 पैर। यदि आपसे पूछा केकड़ा कितने पैर होते हैं? केकड़ा, तो केकड़ा के पैर होते हैं 10। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। यदि कोई अंतरिक्ष में कोई यात्री जाता है तो अंतरिक्ष में उसे आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में आकाश उसको काले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो कौन सा होता है? वो आपका यकृत होता है। यकृत के संबंध में क्या जानकारी है कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को जहर देके मारा जाता है तो उसके किस अंग की जांच होती है? तो उसके यकृत की जांच की जाती है। इसके अलावा जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके जो खून का निर्माण होता है, उसके लिए जो खून का निर्माण किया जाता है वो किस में होता है? वो यकृत में किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबी रक्त समूह का दाता निम्न में से किस रक्त समूह की प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? यानी एबी ब्लड ग्रुप वाला किसको रक्त दे सकता है? तो एबी वाला सिर्फ एबी वाले को ही दे सकता है और सबसे ले सकता है, यानी सभी ब्लड ग्रुप वाले एबी वाले को ब्लड तो दे सकते हैं लेकिन एबी वाला सिर्फ एबी वाले को ब्लड देगा। ठीक है, यानी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? एबी आपका सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है, यानी ये सबसे ब्लड ले तो सकता है पर देगा सिर्फ एबी वाले को। ठीक है, ये आपको नोट करना है। और सर्वदाता कौन सा है? सर्वदाता आपका ओ है। ठीक है, ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, यानी ओ नेगेटिव सर्वदाता है और ए बी पॉजिटिव क्या है? सर्वग्राही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 6 का संबंध 37 से है तो 8 का संबंध किससे होगा? तो देखिए 6 का वर्ग कितना होता है? 36, 36 प्लस 1 37। उसी प्रकार 8 का वर्ग 64, 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 65। यहाँ पे कितना आएगा? 65। नेक्स्ट देखिए, 8, 11, 15, 22, 33 और 51, उसके बाद में यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो देखिए इसने क्या किया है कि 8 के बाद में कितना आया? 11, तो 3 जोड़ दिए, फिर 11 के बाद 15 तो यहाँ पर 4 जोड़ दिए, फिर 15 के बाद 22 तो यहाँ पे कितने जोड़े? 7, फिर 22 के बाद 33, 11 जोड़े, फिर यहाँ पे 18 जोड़े। ठीक है, तो देखिए 7 कैसे बनाए? इन दोनों को जोड़ के। 11 कैसे बनाए? इन दोनों को जोड़ के। और 18 कैसे बनाए? इन दोनों को जोड़ के। तो आगे जो संख्या जुड़ेगी वो 18 प्लस 11 यानी कि 29 जुड़ेगी। तो जब 51 में 29 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 80। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 80। नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि निम्न में से किस संख्या का प्रतिबिंब जो दर्पण में है वो अपरिवर्तित रहेगा? यानी यदि हम यहाँ पे दर्पण लगा देते हैं इस साइड में, यहाँ पे, तो जैसे इधर दिख रहा है वैसे ही इधर दिखेगा। तो ऐसी संख्या आपको देखनी है कि जो दोनों तरफ से एक सी है, यानी इधर से शुरू करें चाहे इधर से शुरू करें, दोनों तरफ से एक सी दिखाई देगी। वो संख्या क्या होगी? जिसका दर्पण प्रतिबिंब सेम रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जिसमें दोनों तरफ से सेम संख्या आ रही है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? सेम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 9 के बाद 13 आया, फिर 22 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेकिन 9 से 13 कैसे बनेगा? प्लस के 4 करके। 13 से 22 बनेगा प्लस के 9 करके। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो 22 में जब हम 16 जोड़ देंगे कितना आएगा? 38। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा? 38। अगला क्वेश्चन देखिए, सीता कणिका से आयु में बड़ी है, इला कणिका से बड़ी है। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए सीता को हम ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे, और कणिका को हम कैसे। तो सीता जो कणिका से आयु में बड़ी है। ठीक है, आयु का जो बढ़ता क्रम है इस दिशा में। ठीक है, यानी सीता कणिका से आयु में बड़ी है, इला कणिका से छोटी है। इला कहाँ आएगी? कणिका से नीचे, और लेकिन सीता से छोटी है। सॉरी, इला कणिका से बड़ी है तो इला यहाँ पे आएगी, और सीता से छोटी है तो इन दोनों के बीच में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इला यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है। जो सैंपा है, सैंपा, ठीक है, वो मानस और कणिका दोनों से छोटी है। ये कणिका होगी, ये आपकी मानस होगी। सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है, कणिका जो है वो मानस से बड़ी है। कणिका किससे बड़ी है? मानस से बड़ी है। M4 मानस है, K4 कणिका। ठीक है, ये तो आपको समझ गए होगी इतना। तो आपसे पूछे सबसे छोटी कौन? तो सबसे छोटी कौन है? सबसे अंत में कौन आया? सैंपा। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? सैंपा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 30 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? तो 30 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? तो देखते हैं, काउंट कर लेंगे। देखिए पहले तो देख लेते कौन कौन सी होती है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23 और 29। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए इसमें कोई एक्स्ट्रा जुड़ गई है, 15 नहीं होती, सॉरी 15 नहीं होती। कितनी हो गई आपकी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10।
तो संख्या आपकी ऐसी होंगी जो 30 से छोटी हमारी संख्याएं होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.00045 को साधारण भिन्न में बदलिए। तो देखिए 0.00045 को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे आ जाएगा 1, उसके बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दीजिए। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कटेगा ये 9 बार और 5 से कटेगा ये आपका 20 बार, तो ऊपर बचेगा 9 और नीचे बचेगा 20 के बाद में 1 2 3 0। ठीक है, यानी 9/20 है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 9/20 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है। तो ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3ab कोष्ठक में ए माइनस के बी। सीधे सीधे फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, वह कोण जिसकी माप 180 अंश हो उसे क्या कहते हैं। जिसकी माप 180 अंश होती है उसे क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। सरल कोण या फिर ऋजु कोण कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। ऐसा त्रिभुज जिसका आधार दे रखा हो और ऊंचाई दे रखी हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। एरिया बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मतलब आधार और एच मतलब हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना दे रखा है 6, ऊंचाई कितनी दे रखी है 8, तो उसे कटेगा 3 बार और 3 इंटू 8 कितना होता है 24। ठीक है, एरिया कितना निकल के आ गया 24, ऑप्शन नंबर सी आपका हाइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन जीरो का मान होता है। तो साइन जीरो का मान कितना होता है, साइन जीरो का मान जीरो ही होता है। ठीक है, साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है। ये आपका क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज का आंसर बताना कितना आएगा। तो देखिए 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। 1 - के 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है। 1 + 1/3 कितना होता है, 4/3 होता है। 1 - के 1/3 कितना होता है, 2/3 होता है। 1 + 1/4 कितना होता है, 5/4 होता है। और 1 - 1/4 कितना होता है, 3/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस वाले 3 से ये वाला 3 खत्म, इस वाले 4 से ये वाला 4 खत्म, इस वाले 3 से ये वाला 3 खत्म, इस वाले 2 से ये वाला 2 खत्म। ऊपर कितना बचा 5, नीचे कितना बचा 2 और 4, यानी कि 5/8, 2 चौक 8, 5/8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला कि 42, 70 और 98, 126 का लघुत्तम समानुपात बताइए। एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना होगा। तो देखिए ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन सबसे कट जाए। तो जो संख्या 70 से कटेगी उसका एक अंक 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो ऑप्शन बचे। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्या है, इसका डबल है, यानी ये वाली जो संख्या है वो इसकी डबल है, यानी ये वाली संख्या एक दूसरे से कटेगी। अब जब ये कट रही है तो ये भी कटेगी इन संख्याओं से। तो इनमें सबसे छोटी संख्या देखिए, दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली। और एलसीएम का मतलब भी क्या होता है, एलसीएम का मतलब यही होता है कि बहुत छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। ये दोनों संख्याएं इनसे कट रही हैं, इनमें छोटी संख्या कौन सी है आपकी, ये वाली। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो ये कट तो ये भी रही है लेकिन छोटी संख्या जो होती है वही आपका एलसीएम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.08% किसके बराबर है। तो इसको भिन्न रूप में चेंज कर लेते हैं। देखिए 0.08%, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 फिर से आ जाएगा। अब 4 से काटेंगे 2 बार और 4 से काटेंगे 25 बार, और 2 से कटेगा 1 बार, 2 से कटेगा 50 बार। तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 25 × 50, यानी 125 और 0, यानी 1/1250। ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 और विक्रय मूल्य कितना है 200, यानी 250 में खरीदती और 200 में बेचती, तो कितने का लॉस हुआ, 50 रुपये का लॉस हुआ। कितने पे हुआ, क्रय मूल्य यानी कि 250 का हुआ, गुणा 100। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम, गुणा 100 कर देते हैं। हानि पूछिए तो हानि कैसे निकालते हैं। देखिए हमने कोई वस्तु 250 खरीदी और 200 की बेच दी, तो इसका मतलब हमें 50 रुपये का नुकसान हुआ। और लाभ और हानि की जो गणना करते हैं हमेशा किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। क्रय मूल्य हमारा कितना है 250, यानी 50 का लॉस 250 पे। 50 से 1 बार, 50 से 5 बार, 5 से 20 बार, 20 एकम 20, यानी कितने परसेंट का लॉस हुआ, यानी हानि कितने परसेंट की हुई, 20% की हानि। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए विषम संख्या मामले में क्या होता है, यदि आपसे पूछा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10 का 10 ही रहेगा। 4 का पूछा तो 4 का 4 ही रहेगा, यानी जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए उतना ही क्या होता है, उसका औसत होता है। यदि आपसे पूछा है पहली 100 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो पहली 100 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 100 का 100 हो जाएगा।
जितना पूछा जाए उतना ही क्या रहता है, आंसर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81 का वर्गमूल क्या होगा? तो 81 वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। नेक्स्ट देखिए, 600 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज 120 हो जाएगा? ब्याज दे रखा है आपको 120, मूलधन दे रखा है 600 और दर दे रखी है 5, समय पूछा है टी, बटे में आ जाएगा 100। क्यों? क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 पंजे 30 और 30 से कटेगा ये आपका 4 बार, तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 0.05 और 0.45 का मध्यानुपाती क्या होगा? देखिए, इसका मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे? पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था, मध्यानुपाती बराबर क्या होता है? अंडर रूट में a इंटू बी, 0.05 इंटू 0.45। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे इसका तो बटे में 100 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए 45 इंटू 5 कितना होता है? 225, अंडर रूट में बटे में 100 इंटू 100। अब देखिए 225 का वर्गमूल कितना होता है? 225 का वर्गमूल होता है 15 और 100 इंटू 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा, तो 15 बटे 100 कितना होता है? 0.15। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को कितनी देर में पार करेगी? तो रेलगाड़ी जब भी किसी आदमी खंबे या लाइट को पार करती है तो वो अपनी जितनी लंबाई होती है उतनी दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है? 100 मीटर। ठीक है, तो 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। तो देखिए दूरी कितनी दे रखी है? 100 मीटर की। ठीक है, और चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दूरी दे रखी है मीटर में और चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? 5/18 से गुणा करके। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, 6 से कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 3/5, क्योंकि बटे में 3 बार ऊपर जाएगा और 5 का 5 आएगा, 5 से कटेगा 2 बार, 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। इसका मतलब कितना समय लगेगा? 6 सेकंड का समय लगेगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।